हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकॉस। आई एम अभिनव सिंह और मैं आपको पढ़ाता हूँ फिजिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th। ठीक है, उसका सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। पहला लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, उसमें हमने बेसिक जो टर्म्स होते हैं जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या होते हैं, यूनिट क्या होता है, यूनिट कितने तरीके का होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एसआई यूनिट्स के बारे में हमने बात की है। एसआई यूनिट्स में जो बेसिक टर्म्स कितने हैं, उसके डायमेंशन क्या होते हैं, ये सारा पहले जो फर्स्ट लेक्चर था बिल्कुल बेसिक, उसमें आ चुके हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने 3 तरीके के क्वेश्चंस लिखे हैं। एक तो क्लास 11th के लिए जो होता है, फिर एक जेईई मेंस के लिए जो क्वेश्चंस होता है और एक नीट के क्वेश्चंस। इनको पर्टिकुलरली हमने अलग अलग सेक्शन में रखा है। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ क्लास 11th का, जिससे आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखने का क्या तरीका होता है वो पता चले, फिर अच्छे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। जो प्रीवियस के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कॉम्पिटिटिव सेक्शन में, उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं एक तरीके से कि इसमें ना आपको नए नए फॉर्मूले देखने को मिलेगा। तो जब नए फॉर्मूले देखने को मिलेगा तो फॉर्मूले में से आपको घबराना नहीं है, वो फॉर्मूला अगले किसी ना किसी चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है। तो अभी आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है सिर्फ, और जो फिजिकल फार्मूला है वो आपको हेल्प ले सकते हो अभी के लिए, फिर तो आपको याद हो ही जाएगा, तो अभी के लिए हेल्प ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सिस्टम बना रखा है, आप लोग देखो, ये है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, इसमें एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, और इसका यहाँ पे उसका जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है। ठीक है, और हमें डायमेंशनल फार्मूला खुद लिखना है या सीखना है कि डायमेंशनल फार्मूला, जैसे एरिया है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो मैंने आगे चलते हैं, ये भी देखो, इसमें भी इम्पल्स क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, ये आगे के चैप्टर्स में आपके पढ़ने हैं। ठीक है, बस अभी क्या है कि इम्पल्स का फॉर्मूला अगर फोर्स इंटू टाइम है तो इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे ये सीखना है आज के लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है एरिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है? एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सबको पता भी है, और नहीं तो बहुत सिंपल सी बात है, पीछे स्लाइड बना है वो, वहां जाके आप फॉर्मूला वहां से निकाल सकते हैं। तो लेंथ का डायमेंशन कितना होता है? लेंथ का डायमेंशन L, और ब्रेथ का भी डायमेंशन क्या? L है ना। लेंथ का भी मेजरमेंट कैसे करेंगे? अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर में, और ब्रेथ भी अगर ऐसा यूनिट में बात करें तब भी मीटर में। तो उसका दोनों का डायमेंशन L इंटू L, तो इसको क्या लिखेंगे? L²। अगर मैं MLT के फॉर्म में लिखूं तो मास पे तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो M0, L पे 2 और T पे डायमेंशन कितना हो जाएगा? 0। तो ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट का। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ का जो डायमेंशन होगा उसको भी कैपिटल L से डिनोट करेंगे, ब्रेथ का जो डायमेंशन है उसको भी कैपिटल N से डिनोट करेंगे, और हाइट का जो डायमेंशन है उसको भी कैपिटल L से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है उसका यूनिट क्या होगा? अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर, और मीटर का डायमेंशन जो होता है उसको हम L से डिनोट करें तो क्या हो जाएगा? ये L³। अगर मैं इसको भी MLT के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मास पे तो कोई पावर है नहीं, लेंथ पे पावर कितना? 3, और T पे पावर कितना है? 0। ठीक है, डन। ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम डायमेंशनली लिखते हैं बेटा कैपिटल M से, और वॉल्यूम को डायमेंशनली लिखते हैं क्या? वॉल्यूम को अब यहां से यूज करेंगे, वॉल्यूम को डायमेंशनली क्या लिखेंगे? L3।
तो यहाँ से अगर ये यूज़ करते हैं तो डेंसिटी का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा ml माइनस 3, t पे पावर 0 है अभी, ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। थर्ड हो गया। फोर्थ, स्पीड, बिल्कुल बेसिक। स्पीड क्या होगा? स्पीड होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब स्पीड का अगर फॉर्मूला लिखो तो ये क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस एक तरीके से लेंथ है और उसका जो डायमेंशन होगा उसको लिखेंगे कैपिटल L और टाइम को T। तो ओवरऑल स्पीड को अगर हमें लिखना है तो स्पीड को क्या लिखेंगे? LT-1 या MLT के फॉर्म में लिखना है तो मास पे पावर तो 0 है, L पे पावर 1 होगा, T पे पावर -1, ठीक है। डन। आगे आते हैं। फिफ्थ वाले इसी में है वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा सेम स्पीड का डायमेंशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉर वेलोसिटी डिफाइन अगर करना चाहे तो वेलोसिटी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट मींस वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लास्ट लेक्चर में बताया भी और सबको पता भी है, L अपॉन T। कितना हो जाएगा फिर इसको? LT-1 वेलोसिटी इक्वल टू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास वो है एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एंड वर्क, ठीक है। फिफ्थ है एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एंड वर्क डन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक्सेलरेशन इक्वल टू। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन को डिफाइन करते थे क्लास 9th 10th में सीखा था हमने। एक्सेलरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी v और टाइम को, वेलोसिटी का जो डायमेंशन है इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का ये जो वेलोसिटी है उसका डायमेंशन हमने जस्ट अभी निकाला है। वेलोसिटी क्या लिखेंगे? LT-1 अपॉन टाइम, ठीक है। तो ओवरऑल एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होगा? LT-2। अगर MLT के फॉर्म में लिखूं तो M0 L1 T-2, ठीक है। मोमेंटम एक टर्म है, फिजिकल टर्म, और मोमेंटम को हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है उसको हम क्या लिखते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। अब मास को तो हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे और वेलोसिटी का डायमेंशन अभी इसमें भी यूज किया है, पहले भी निकाला है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? LT-1। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? MLT-1, ठीक है। अब है फोर्स, ठीक है। फोर्स जो है वो चैप्टर नंबर 5 में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। फोर्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम फोर्सेस क्या होते हैं, ये सारी बात। लेकिन फिलहाल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास को हम किससे लिखेंगे? तो कैपिटल M से। और एक्सेलरेशन में अब ये वाला एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है यहाँ पे मैं इसको यूज कर लूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है? LT-2। तो एक्सेलरेशन की जगह पे लिखेंगे LT-2, तो MLT-2, बिल्कुल बेसिक है। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस। और फोर्स का जो डायमेंशन है मैं यहां से ये यूज करने वाला हूं। देख लो एक के बाद एक लिंक होता है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क डन। तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो होगा MLT-2
डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, इसका डायमेंशन l, तो ओवरऑल जो डायमेंशन हो जाएगा m l 2 t माइनस 2। ठीक है, ये हो गया वर्क डन का। ठीक है, और चलते हैं। क्वांटिटी अब हमारे पास क्या है, पावर, प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं पावर। पावर इक्वल टू, पावर को क्या बोलते हैं, मैं चलो एक लाइन भी लिख देता हूं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही होता है पावर। आपने क्लास 9 में पढ़ा है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब पावर को हम लिखेंगे वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का अभी यूज किया है, या फिर चाहो तो आप दोबारा भी लिख सकते, दोबारा भी बना लेते। तो वर्क डन का क्या होता है, फोर्स, चलो पूरा ही कर लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब फोर्स को और भी अगर ब्रेक करके लिखे तो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, मास को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन पीछे से यूज करना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, L T माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है L, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा T, तो ओवरऑल हो जाएगा M L2 और T पे पावर -2 और एक ऊपर जाएगा तो -1, तो T -3। ठीक है, अब अगर आते हैं और इसके बाद है पावर के बाद प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का अभी यूज किया है, नहीं तो फिर दोबारा कर लेते हैं, जितनी बार बार करोगे ये तुम्हें याद हो जाएगा। मास इनटू एक्सेलरेशन और एरिया, एरिया को हम L स्क्वायर लिख सकते हैं L2, डायमेंशन लिखेंगे तो M इनटू एक्सेलरेशन को L T -2 और नीचे कितना हो जाएगा L2, तो ओवरऑल हो जाएगा M L -1 T -2 प्रेशर का। ठीक है, अब आते हैं एक टर्म हमारे पास नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे आते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, दो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, दो मासेस m1 और m2 हमेशा एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। मतलब m1 जो है m2 पे और m2 जो है m1 पे एक दूसरे को फोर्स से अट्रैक्ट करता है, उसी को बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। इसको कंबाइंड रूप से जो फॉर्मूला लिखते थे उसमें क्या था, G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस था। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो G है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसको अगर सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा, F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, अब फोर्स का हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन, m एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं LT -2। ठीक है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं m इंटू LT -2। ठीक है, ये हो गया फोर्स का, इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब L का स्क्वायर, डिस्टेंस का मतलब क्या होगा L स्क्वायर, और नीचे मास है, मास m इंटू m, ये कैपिटल G का डायमेंशन हो गया। तो कैपिटल G इक्वल टू m, एक m से चाहो तो एक m काट भी दो, m रेज टू द पावर -1 L 3 और T -2, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेसिक। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये है
फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, ये भी बेसिक है। फर्स्ट इसमें आते हैं बेटा चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में हमने डायमेंशन देखना चार्ज, ठीक है। चार्ज का जो फॉर्मूला है वैसे तो I इक्वल टू हमें पता I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या चार्ज को हम लिख सकते हैं I इंटू टी, ये दिया हुआ भी है करंट इंटू टाइम। और करंट का जो डायमेंशन होता है उसको हम लिखते हैं A, और टाइम का जो डायमेंशन होता है उसको हम T। तो ओवरऑल अगर मैं लिखूं इसको तो A T, ठीक है, डन। ये हो गया चार्ज का। सेकेंड आते हैं इस वाले में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ये सारे फॉर्मूले तुम आगे जाकर के या तो पढ़ चुके हो 10th में, ये भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन भी किया है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज का डायमेंशन निकालना है या चार्ज निकालना है तो Q इक्वल टू Q इक्वल टू I इंटू टी, आई ए फिर टाइम का T, ठीक है। फिर दूसरे में आता है V इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है आपने क्लास 10 में, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट परसीव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, ये सब पढ़ चुके हो। तो ये अब ये वर्क डन का जो डायमेंशन हमें अभी सीखा है, आप एक बार पीछे जाकर देख लेना। वर्क डन का डायमेंशन क्या है, mL2T-2 वर्क डन, और चार्ज Q का डायमेंशन क्या है, AT। तो पोटेंशियल का अगर मैं डायमेंशन बोलूँ तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो अब M तो M है L⁻², T पे पावर -2 और 1 कितना होगा -3, और ये हो जाएगा A⁻⁻1। ये डायमेंशन हो जाएगा किसका, पोटेंशियल का, ठीक है। अब थर्ड आता है इस वाले में रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का, ठीक है। थर्ड है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस R इक्वल टू क्या पता है, V अपॉन I। अभी V का हमने निकाला भी था, उस V की वैल्यू इस वैल्यू में पुट करके V को कैसे निकालेंगे, फिर से मैं अगर निकालूँ तो वर्क डन अपॉन चार्ज इनटू I। वर्क डन को क्या लिखेंगे, mL2T-2, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वहां से आ जाएगा चार्ज को अभी बताया हुआ था, चार्ज को क्या लिखेंगे, A इंटू टी, है ना। और इसको I को क्या लिखने वाले हैं, I को फिर वैल्यू ऊपर नीचे ले जाओ, ये आपको रेसिस्टेंस का डायमेंशन पता चल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। अब Q का भी हमें पता है क्या, A इंटू टी, और पोटेंशियल भी जो है, पोटेंशियल का यहाँ से निकाल लोगे, पोटेंशियल को वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल का जो डायमेंशन था, यहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू आई थी वो वाली वैल्यू पुट कर दो इस वाले में, तो कैपेसिटेंस का भी डायमेंशन आपको निकल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क रहा, कैसे करना है आपको पता चला गया। चार्ज का करंट इंटू टाइम इंटू करंट, है ना, तो टाइम को T, करंट को A इंटू टी, ठीक है। उसी तरीके से वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन का कितना होता है, mL2T-2, और चार्ज को A इंटू टी। यहाँ से आप पोटेंशियल का निकाल सकते हैं, इस पोटेंशियल का निकाल करके यहाँ पोटेंशियल का पुट कर लो। पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाए, पोटेंशियल बोला जाए, ये EMF बोला जाए, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होता है। फिर करंट का यहाँ से, तो ये बेसिक में ये दूसरा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब थर्ड है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट में है कुलम्स कांस्टेंट। कुलम्स कांस्टेंट में ये जो K तुम्हें दिख रहे हैं ये है कुलम्स कांस्टेंट। चलो फर्स्ट में अभी बात करते हैं इसका कुलम्स कांस्टेंट का। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। K का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो इसको सेपरेट करेंगे, तो K इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2, ठीक है। अब चार्ज का तो पहले भी निकाल के रखा भी था हमने, I इक्वल टू क्या पता है हमें, I इक्वल टू Q अपॉन टी, या Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी,
या आई को क्या लिखेंगे ए इंटू टी। तो चार्ज का तो हमें पहले से पता है, ठीक है। अब फोर्स का भी पहला डायमेंशन निकाला है, फोर्स का क्या लिखेंगे एम एल टी माइनस टू फोर्स का। अब डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर, और चार्ज को लिखने वाले हम चार्ज को ए इंटू टी, और ए इंटू टी और ए इंटू टी, ए टी और फिर से यहां पे क्या लिखेंगे ए टी, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा एम एल 2 और 1 3 टी पे पावर माइनस 2, नीचे हो गया ए स्क्वायर और फिर यहां पे टी का स्क्वायर। ओवरऑल जब इसको मैं लिखूं तो यहां से लिख सकते हैं बेटा एम एल रेज टू द पावर 3 टी रेज टू द पावर -4 और ए पे पावर -2। ये जो है कूलम्स कांस्टेंट, ये जो कूलम्स कांस्टेंट के है इसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है, के कूलम्स कांस्टेंट का डायमेंशन। अब आते हैं सेकंड में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये, ठीक है, ये फॉर्मूला है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। तो अभी देखते हैं F इक्वल टू क्या फॉर्मूला 1/4 पाई ई नॉट। अभी आपको फॉर्मूलों का यूज करना है और डायमेंशन लिखने के लिए सीखना है। ये सारे 12th के फॉर्मूले, ठीक है, 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है उसके फॉर्मूले। तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं है अभी फिलहाल, अभी सिर्फ फॉर्मूला देखना है और वहां से कोशिश करना है कि डायमेंशनल आप कैसे अपने आप लिख सकते हो। तो ई नॉट इक्वल टू, हम अगर लिखना चाहें तो क्या लेंगे Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर में, और नहीं तो आगे वाले लेक्चर में इस वाले में लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा फोर्स और इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब Q अभी बताया भी था, चार्ज I इक्वल टू क्या लिखते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन टी। तो चार्ज को लिखेंगे I इंटू टी, बार बार लिख रहा हूँ आप समझो इस बात को, A इंटू टी, ठीक है। अब A इंटू टी इंटू A इंटू टी कितना होगा A स्क्वायर टी पावर 2, फोर्स एम एल टी -2 और इंटू L2। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का हो जाएगा, ठीक है। M ऊपर जाएगा m रेज टू द पावर -1, L पे पावर -3, T पे पावर 4 और A पे पावर 2, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आते हैं नेक्स्ट जो था उसका रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब गौर से जरा देखिए कि ऊपर भी परमिटिविटी भी नीचे भी परमिटिविटी, तो परमिटिविटी जो डायमेंशन यहां होगा वही डायमेंशन यहां होगा, तो ओवरऑल कैंसिल होगा तो डायमेंशन क्या होगा, कुछ भी नहीं, m0 l0 t0, अगर a है तो a भी 0, मतलब mlt। आप चाहो तो इसको आप नॉर्मली ये लिख सकते हो, ठीक है। ये डायमेंशन लेस, ये क्या होगा, ये जो होगा वो क्वांटिटी कैसा होगा, डायमेंशन, मतलब डायमेंशन इसका होगा ही नहीं, डायमेंशन लेस, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी डन। तो ये जो थे वो बेसिक थे यूनिट एंड डायमेंशन के, कैसे हम किसी कोई फिजिकल फॉर्मूला अगर है तो उसका डायमेंशन हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं जो कि नीड के हैं, ठीक है। अब इसमें देखो 90 में और 94 में 2 बार पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग है द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। प्रेशर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हमें क्या पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और नीचे कितना है, एरिया है, ठीक है। तो मास के बारे में, मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन lt -2 और एरिया कितना हो जाएगा L2। तो ओवरऑल बात की जाएगी ml -1 और t -2। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ml -1 और t -2, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है,
ठीक है, ये बी क्लियर है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज। टॉर्क चैप्टर नंबर 7, आपको रोटेशन एक चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें पढ़ोगे। तो अभी सॉल्व कर देते हैं टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, याद रख लेना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू, वैसे टॉर्क को अगर लिखो जो तो लिखें तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिखते हैं, आर क्रॉस एफ, लेकिन ये डिटेल में तुम्हें बाद में पढ़ना है। फिलहाल अभी मुझे डायमेंशन लिखना है तो इससे काम चल जाएगा। तो फोर्स का तो अब तक याद भी हो गया, फोर्स का क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू मास का ये, और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। तो अब अगर कंबाइंड रूप से अगर इसको साथ में लिखो तो लिख सकते एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या नॉर्मल डिस्टेंस हो उसका यूनिट तो वही रहेगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एल। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था नीट में 89 में, उस समय नीट ना होकर के प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी का पेपर होता था। ठीक है, तो एम एल टू टी माइनस टू, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। आगे आते हैं, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स एक टर्म है, ठीक है, इम्पल्स होता है, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, ये 92 में पूछा हुआ है, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम, और इसमें इंपल्सिव फोर्स कहते हैं व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो फोर्स और इनटू एवरेज टाइम को हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। तो फोर्स जो है उसका तो अब हमें पता ही है, याद भी हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास को m और एक्सेलरेशन को एल टी माइनस टू और इनटू टी, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, m l t माइनस 1। इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, m l t। अच्छा, मुझे इसमें से ये देखना है, चलो इम्पल्स का तो इतना हो गया, अब इसमें से देखना है कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन वही होता है जो कि इम्पल्स का है। ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, ये आपके लिए होमवर्क है, आप निकालना। प्रेशर का फॉर्मूला लिख देता हूं, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स तो खैर फोर्स है ही, इसका एम एल टी माइनस टू होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, उसको लिखते हैं एम मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर। ठीक है, और ये लीनियर मोमेंटम, आंसर मैं आपको टिक करा देता हूं, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। आपके लिए होमवर्क है, सबका फॉर्मूला लिख दिया, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का तो डायमेंशन ही लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम का एम वी आर। चलो इसका भी अगर मैं लिखूं तो इसको m लिख सकते हैं, वेलोसिटी को एल टी माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो क्या m l टू टी माइनस 1। तो ये वाला भी इससे मैच नहीं हो रहा, फोर्स वाला भी मैच नहीं हो रहा, प्रेशर भी मैच नहीं होगा, तो मोमेंटम मैच करेगा। मोमेंटम का देख लें, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं मोमेंटम का निकालूं तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, बी वाले पार्ट का मास इंटू वेलोसिटी। चलो करके देख लेते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास तो m है, वेलोसिटी को लिखेंगे एल टी माइनस 1, तो ओवरऑल कितना होगा, एम एल टी माइनस 1। तो अब देखिए कि इसका मोमेंटम है ना, मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आगे आते हैं, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी मैंने आपको बता दिया था क्या होगा, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आपको इसका डायमेंशन निकालना है, क्या करेंगे, G इक्वल टू फोर्स इंटू डी का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस टू, डी मतलब लेंथ l का स्क्वायर और नीचे m इंटू एम। ठीक है, डन। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, m यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो -1 l 3 t माइनस 2, डन। अब m माइनस 1 l 3 t माइनस 2 कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग, ये विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स भी आपको क्लास 11th में आगे जब चैप्टर पढ़ोगे
तो फ्लूइड तो उसके बारे में पढ़ना, उस इसमें विस्कस फोर्स उसमें पढ़ना होता है, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो खैर हम अभी विस्कस फोर्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हमें ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, अकॉर्डिंग इसी का हमने डायमेंशनल निकालना है। ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे फोर्स इक्वल टू ईटा पढ़ते हैं, ईटा ए इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब जिसका डायमेंशन निकालना है उसका पहले सेपरेट करते हैं। तो ईटा को अगर सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू डी वी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईटा। माइनस माइनस प्लस का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, फोर्स का डायमेंशन तो एम एल टी माइनस टू, फोर्स का तो याद भी हो गया होगा, बहुत बार बात हुई है फोर्स का, एम एल टी माइनस टू। और ये डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस हो या लार्ज डिस्टेंस हो, है ना, डी मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो हमें यूनिट तो वही रहेगा डिस्टेंस का एल। फिर एरिया, एल का एरिया को क्या लिखेंगे, एल का स्क्वायर, फिर वेलोसिटी एल टी माइनस वन। ठीक है, तो अगर लिखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये देखिए एल 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 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, एम एल पे पावर माइनस वन और टी पे पावर भी माइनस वन। ठीक है, इसका आंसर कौन सा, ये क्लियर होगा कि इसका ईटा का जो डायमेंशन होगा वो एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, ये भी नीट का क्वेश्चन था। फिर नीट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का एम वी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर। मास को हम m से, मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला अगर है मास का, तो नॉर्मली कैपिटल M से, वेलोसिटी अब याद हो गया होगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, एल टी माइनस वन, और जो डिस्टेंस है r वो l, तो ओवरऑल कितना होगा, m l टू t माइनस वन। ठीक है, एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू दैट ऑफ, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन, चलो देखते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू, और ये जो H है उसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इसका डायमेंशन निकालना है हमें, पहले तो इसका डायमेंशन निकालते हैं फिर मैच करेंगे। तो H इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का मतलब एनर्जी का वही डायमेंशन होगा जो कि वर्क डन का होता है। ठीक है, तो वर्क डन का डायमेंशन हम सबको पता है, अब तो वर्क डन का क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, वर्क डन का नहीं तो पता होगा, नहीं पता है तो आप जाके प्रैक्टिस कर लेना। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, तो ओवरऑल। और ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इंटरवल मतलब टी रेज टू द पावर माइनस वन। तो ओवरऑल अगर मैं लिखूं तो एम एल टू और टी पे पावर माइनस टू और प्लस वन माइनस वन, ये होगा इसका प्लैंक कांस्टेंट का। अब प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किससे मैच करता है ये हमने देखना है, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किससे मैच करता है। तो एनर्जी से तो मैच करेगा नहीं, क्योंकि एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी तो वैसे ही कट गया। ठीक है, फिर मोमेंटम, मोमेंटम का चलो निकाल के देखते हैं। मोमेंटम का क्या होता है, बी का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या लिखेंगे m, वेलोसिटी को एल टी माइनस वन, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी काट दो इसको। ठीक है, फिर निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का भी हमने निकाला भी था, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर। मास को कैपिटल एम में लिखते हैं, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन और आर के जगह पे एल। ठीक है, तो ओवरऑल हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। अब ये देखो जो कि एंगुलर मोमेंटम का मतलब सी, एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन था वही डायमेंशन किसका था, प्लैंक कांस्टेंट का। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था नीट में कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किससे मैच करता है भाई, तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन से। ये ऑप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सारे नीट के क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देखते हैं। प्लैंक कांस्टेंट का तो अभी निकाला भी था, ठीक है, वहां से रख लो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
तो h इक्वल टू ई इक्वल टू हमें क्या पता है, अभी हमने बताया था h इंटू न्यू। h के बारे में अगर निकालते हैं तो e अपॉन न्यू यहाँ से, ठीक है, अभी पीछे निकाला भी है। सेकेंड में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से डिनोट करते हैं और वो होता है m इंटू डी का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन अगर निकलेंगे तो मास का तो m लिखेंगे और इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला डायमेंशन अभी पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला भी है, किसका, प्लैंक कांस्टेंट का और I का। आपके लिए होमवर्क है कि आप h अपॉन I का डायमेंशन निकाल करके चेक कर करके देखना कि इसमें से किससे मैच करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा हुआ है। आगे आते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट निकालते हैं। देखो रेसिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन आई, हालांकि ये मैंने करा रखा है बेसिक में, फिर भी V अपॉन आई, और V को लिखते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज इनटू आई। और वर्क डन का डायमेंशन कितना हो जाएगा, वर्क डन का mL2T माइनस 2। वर्क डन, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये तो बहुत से कॉमन है ना। अब इसको चार्ज को अभी देखो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन टी। तो चार्ज को क्या लिखेंगे, तो I इंटू टी, ठीक है। तो चार्ज को क्या लिखेंगे, I इंटू टी और फिर I, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं लिखूं तो mL2T माइनस 2 I इंटू आई कितना हो जाएगा, I इंटू आई मतलब A का स्क्वायर और इंटू टी। तो ओवरऑल इसका आंसर अगर देखें तो mL2T रेज़ टू द पावर -3 और A रेज़ टू द पावर -2, ठीक है। कौन सा मैच कर रहा है इसमें, देखो mL2T रेज़ टू द पावर -3 और ये थोड़ा मिस हो गया, इसको ये कर लेना है ना, यहाँ पे mL2T रेज़ टू द पावर -3 एंड A रेज़ टू द पावर -2, सबसे सुटेबल C। इसको थोड़ा A यहाँ पे कर लेना है आपने बेटा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। डन। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नीट का तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक करके वीडियो में जैसे जैसे होगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर नॉलेज कॉम्पिटिटिव सेक्शन का भी एज वेल एज अभी जो बोर्ड की जो है 11th का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो। अभी तो ये सेकंड ही लेक्चर है। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑलरेडी हमने निकाल रखा है फ्री स्पेस का, फिर भी देख लो, ठीक है। F इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ई नॉट का निकालना है तो ई नॉट इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई इंटू फोर्स इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब Q1 इंटू Q2 है ना, क्या है ये, चार्ज है। चार्ज क्या होता है, कूलम। तो इस वाले में से आपको देखना है ये फोर्स क्या है तुम्हारा, न्यूटन है, ठीक है। ये कितना है तुम्हारा, मीटर स्क्वायर है। तो ये आपका ये वाला भी होमवर्क है आपका कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये पहले ही बता दिया है, ठीक है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन में भी इसका यूनिट क्या होगा इसको ध्यान से यहाँ पे मैच कराना है इन चारों में से, ठीक है। ये भी तुम्हारा होमवर्क है। जितने क्वेश्चंस तुम खुद प्रैक्टिस करोगे, नहीं होगा आप मैसेज करना, ठीक है। अभी मैं आपका अकाउंट दे दूंगा वहाँ पे, नहीं तो अगले लेक्चर में आएंगे तो फिर इस क्वेश्चन को फिर और भी सॉल्व करेंगे। सो सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए आपको होमवर्क के लिए दिया। तो ये नीट के क्वेश्चंस का लास्ट पार्ट था। अब आते हैं जेई वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। जेई का द डायमेंशन ऑफ हाफ ई नॉट इंटू ई का स्क्वायर, इसका डायमेंशन बताना है, ठीक है। अब इसका डायमेंशन ये है क्या, तो इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। समझो इसको, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL2T माइनस 2, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का मतलब L3। तो ओवरऑल डायमेंशन कितना होगा, mL-1T माइनस 2। ये ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2000 में पूछा हुआ था जेई में। आगे आते हैं,
A quantity x is given as E naught L delta V delta T, where E naught is the relative permittivity. E naught की वैल्यू अभी आपने निकाली है, 2-3 बार निकाली है E naught, कौन से वाले फॉर्मूले से, F इक्वल टू 1/4 पाई E naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ से आपने E naught की वैल्यू निकाली है. ये क्या है, पोटेंशियल है, डेल्टा V. डेल्टा V क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है. पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे, वर्क डन अपॉन चार्ज, यहाँ से हेल्प लेंगे. ठीक है, फिर ये L है, सेल्फ इंडक्टेंस. ये क्या है, L इज द लेंथ. अच्छा, L लेंथ है, L क्या है, लेंथ है. तो आपको बताना है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x इज सो सिंपल. चलो यहाँ करते हैं. x इक्वल टू E नॉट इंटू L इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T. ठीक है, अब E नॉट का पहले निकाल लेते हैं, या E नॉट का पहले से निकाल रखा है, वहां से आप हेल्प ले सकते हो, या फिर यहां से आप E नॉट निकाल भी सकते हो. चलो निकालते हैं. E नॉट इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन फोर्स इंटू 4 पाई तो लेंगे नहीं, इंटू R का स्क्वायर. Q को क्या लिखेंगे, चार्ज को. फिर से मैं बताता हूँ, I इक्वल टू Q अपॉन T. Q को I इंटू टी, तो यहाँ लिखेंगे A इंटू टी इसका स्क्वायर. ठीक है, फोर्स का MLT माइनस 2 इंटू L स्क्वायर. तो E नॉट कितना हो जाएगा, M रेज टू द पावर -1, L रेज टू द पावर -3, T पे पावर -4 और A 2. ठीक है, E नॉट की वैल्यू यहाँ पे, ये लेंथ की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, वो आंसर आ जाएगा. ठीक है, E नॉट M -1 L -3 T -4 A2 इंटू लेंथ इंटू पोटेंशियल. पोटेंशियल को कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. और इसको क्या लिखेंगे, ML2 T -2 और चार्ज को A इंटू टी. चलो लिख लेते हैं, ML2 T -2 अपॉन A इंटू टी. और नीचे टाइम है, तो टाइम को एक टाइम और भी लगा लेते हैं. इन सबों को सॉल्व करना है आपने, और सॉल्व करके देखना है कि इनमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक से ये मैच करते हैं. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशन. किसका डायमेंशन डिफरेंट है, प्रेशर का, प्रेशर, यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस. प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसमें स्ट्रेस को क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन जो है वो डेल्टा L अपॉन L. तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया, क्योंकि जो लेंथ ऊपर वही लेंथ नीचे, तो दोनों का डायमेंशन क्या हो गया, सेम है. तो ये भी फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा वही यंग्स मॉडुलस का होगा और वही प्रेशर का होगा. तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम है. प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता नहीं, और स्ट्रेस को हम फोर्स अपॉन एरिया ही लिखते हैं. ठीक है, तो यानी कि प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वही यंग्स मॉडुलस का होगा और वही स्ट्रेस का होगा. डन. अब है EMF, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तीनों एक ही चीज है ना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. और जब सेल या बैटरी अगर अनयूज्ड हो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो, तो तीनों एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ही है. तो ये तीनों भी इक्वल है. हीट क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, MLT T -2. वर्क डन और एनर्जी ये सारे एक ही चीज है, जबकि ये वाला जो होगा, जो फोर्थ वाला पार्ट है, ये क्या होगा, इसका डायमेंशन डिफरेंट है. आप इसमें चेक करके देख सकते हो. तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ये है ना. ऑप्शन कौन सा होगा, जो सही ऑप्शन होगा वो तुम्हारा हो गया डी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी इन वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सेम. कह रहे कौन सा डायमेंशन सेम है, तो इसमें आते हैं भाई टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स का
एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्टेंस कितना होगा एम एल टू टी माइनस टू। टॉर्क का, वर्क डन का तो हमें पहले से पता है, नहीं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं। फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू इंटू एल, फिर से तो एम एल टू टी माइनस टू। ये क्लियर है इसका, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क डन, ठीक है, एक बार इसका निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क डन। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू एम वी आर। द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेर सेम है, तो टॉर्क एंड वर्क डन सेम है। एंगुलर मोमेंटम का m, v का L t -1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा L, तो m L टू t -1, ये तो एंगुलर मोमेंटम हो गया। जबकि वर्क डन का हमें पता है क्या कि वर्क डन इक्वल टू एम एल टू टी -2 होता है, तो B का तो गलत हो गया, ठीक है। एनर्जी और यंग्स मॉडुलस अभी निकाला है, यंग्स मॉडुलस का, ठीक है। तो एनर्जी का तो एम एल टू टी -2 और ये भी गलत है, यंग्स मॉडुलस का भी पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला भी था। लाइट ईयर किसके लिए यूज होता है, तो डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए। तो अगर इसका डायमेंशन लिखो तो ये भी L और वेवलेंथ का भी डायमेंशन L है ना, तो इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था, तो A और D, ये टॉर्क एंड वर्क का डायमेंशन सेम होगा और लाइट ईयर एंड वेवलेंथ का भी डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इसमें कुछ नए फॉर्मूले आपने देखे हैं, तो जो नया फार्मूला देखा है उसके साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया गया, उस फॉर्मूले को अभी सिर्फ देखिए और उसके हेल्प से मतलब आप कोशिश करो कि डायमेंशन सिर्फ लिखना है, नया फॉर्मूला आपको रटना नहीं, एक एक करके ये फॉर्मूले सब आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में फिर हम कुछ नए कुछ कॉम्पिटिटिव सेक्शन के, या पहले तो अब तो थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये तो न्यूमेरिकल का था। तो थ्योरी में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी तक 2 लेक्चर आ चुके हैं, इसको समझने के लिए से पहले आप पीछे वाला लेक्चर जाकर के एक बार ज़रूर देखें, वहाँ से बेसिक आइडिया मिलेगा और कुछ आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दूँ, जो बार बार यूज़ होने वाला टर्म है उसमें क्या है, एक तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको ध्यान रखना है। वेलोसिटी का LT -1, एक्सेलरेशन का LT -2, फोर्स का MLT -2, वर्क डन का ML2T -2, चार्ज का याद रखना है। तो ये जो बेसिक टर्म्स है उसका याद रखिए और आई होप यू लाइक द वीडियो, और नए लेक्चर में कुछ और नए क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।